हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी तैयारी यूपीएससी एडवर्टीजमेंट 51 की होती है, जिसमें आपके जीएस के पोर्शन को और साथ में एजुकेशन विषय को कवर कराया जाता है। और अभी हमारी जो सीरीज़ है वो करंट अफेयर्स को लेके है, तो आपकी सारी तैयारी यहाँ पर जीएस की मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी तैयारी करवा सकूँ। ठीक है। और यूपीएससी के साथ साथ ही मैं यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की और आपके एजुकेशन विषय से पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट की तैयारी मैं करवाती हूँ। ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर जीएस के पोर्शन को लेकर जुड़ जाइए और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि आने वाली परीक्षाएं हैं जो एलटी ग्रेड है या आपकी पीजीटी की है या जिसमें भी आपके जीएस के पोर्शन को कवर कराया जाता है या एजुकेशन विषय से, तो आप लोग यहाँ पर ज्वाइन होइए, आपकी तैयारी करवाई जाएगी। और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। आज की इस वीडियो में हम लोग बूस्टर डोज को करेंगे। बूस्टर डोज लेक्चर 1 है, करंट अफेयर्स का है। ठीक है। इसमें हम क्वेश्चन आंसर के मतलब साथ ही साथ और भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे विद डिटेल में। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है और ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट हैं, तो सभी लोग यहाँ पर पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके आईसीटी से भी सवाल बनते हैं जो कि करंट को लेके भी बनते हैं और आपके आईसीटी थ्योरी क्लासेस से भी बनते हैं। ठीक है। अब देखिए, करंट की बात करें तो एल कैपिटन विश्व का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर चुना गया है। नवंबर की रिपोर्ट है। यहाँ पर देखिए, नवंबर 2024 को अटलांटा अमेरिका में विश्व के द्रुततम मतलब फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची को जारी किया है। और इस लिस्ट में जो 500 की लिस्ट है, इसमें आपके जो टॉप 5 सुपर कंप्यूटर हैं वो यहाँ आपके सामने हैं। देखिए, जिसमें पहले नंबर पे ये है अमेरिका का एल कैपिटन, ये पहले नंबर का सुपर कंप्यूटर है। ठीक है। इसकी जो स्पीड है काफ़ी हाई स्पीड है, एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर है। ठीक है। तो इस तरह से इसको विश्व का एल कैपिटन को विश्व का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर घोषित किया है अमेरिका की तरफ से। दूसरे नंबर पे फ्रंटियर है, तीसरा है ऑरोरा, चौथा है ईगल, पांचवा है HPC 6। ठीक है। तो ये जो है इसकी जो ये इनको कहाँ रखा गया है, तो ये जो सुपर कंप्यूटर है कैलिफोर्निया अमेरिका में लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी LLNL है ना, ये इसकी लैब है, यहाँ पर इसको रखा गया है। और यहाँ पर इसके अलावा देखिए, ये तो आपको याद रखना है कि एल कैपिटन ये जो है फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है अमेरिका का। ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पर देखिए, भारत के भी सुपर कंप्यूटरों की सूची दी हुई है, नवंबर की रिपोर्ट है। भारत में जो सुपर कंप्यूटर हैं इसमें आपको कुछ नाम दिखेंगे, जिसमें कि भारत के 6 सुपर कंप्यूटरों को टॉप 500 सूची में स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो ये भी आपकी टॉप 500 सूची थी, जिसमें भारत के 6 सुपर कंप्यूटरों को यहाँ स्थान दिया है। इसमें पहला है एरावत PSAI। सूची के अनुसार CDAC पुणे में स्थित यहाँ पर स्थापित है एरावत PSAI। ये वर्तमान में भारत का सब फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। ठीक है। और ये जो एरावत PSAI है, AI से मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमता से लैस है। इस सुपर कंप्यूटर को भारत सरकार के कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर राष्ट्रीय कार्यक्रम मतलब नेशनल प्रोग्राम ऑन AI, ठीक है, AI की बात काफ़ी की जा रही है। तो ये एरावत PSAI आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काम के मतलब उस पर प्रिंसिपल पे काम करता है। और ये जो सुपर कंप्यूटर है नेशनल प्रोग्राम ऑन AI के तहत स्थापित किया गया है। ठीक है। तो एरावत ये जो है इसका फुल फॉर्म यहाँ पे आप देख लीजिए, AI रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज एसिमिलेशन। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो भारत द्वारा जो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, इसके बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीति आयोग ने, ठीक है, AI आधारित क्लाउड कंप्यूटिंग यहाँ पर इसको स्ट्रक्चर की स्थापना का सुझाव दिया है। और यही आपका क्या है, एरावत। ठीक है। तो एरावत आपको पता लग गया AI से संबंधित है। उसके बाद है अर्का और अरुणिका। ये देखिए, ये दो है ना, ये आपके मौसम विभाग से संबंधित हैं। ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर मौसम से संबंधित है। और यहाँ पर देखिए, इनकी जो ये HPC पे काम करते हैं, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, इस प्रणाली पर काम करते हैं ये दोनों। ठीक है। अर्का और अरुणिका। ठीक है। तो मौसम और जलवायु संबंधी अनुसंधान के लिए इनको
इनको मतलब HPC प्रणालियों से विकसित किया गया है। अर्का, अरुणिका, उसके बाद आप नाम लिखिए, प्रत्युष है, अर्का है और मिहिर। ठीक है, तो ये भारत के सुपर कंप्यूटरों की सूची है। ठीक है, भारत के 6 सुपर कंप्यूटर हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए नाम, याद रहेगा, ये टेबल बस याद रहेगी तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको जीएस के सारे ही मतलब आपको मिले जुले कॉन्सेप्ट मिलेंगे, जैसे कि ये आपका किससे संबंधित है, एनवायरनमेंट से संबंधित है। देश का 56वां बाघ अभ्यारण्य, यहाँ पर देखिए ये भी नवंबर 2024 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा की गई घोषणा के अनुसार गुरु घासीदास तंबोर बिंगला बाघ अभ्यारण्य को देश के 56वें बाघ अभ्यारण्य मतलब टाइगर रिजर्व के रूप में इसको अधिसूचित किया है। छत्तीसगढ़ का है ये बाघ अभ्यारण्य, गुरु घासीदास तंबोर बिंगला बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, गुरु घासीदास भी आप इतना याद रखोगे तो आपको पता लग जाएगा छत्तीसगढ़ में है, और छत्तीसगढ़ का चौथा मतलब 4th नंबर का है। ठीक है, 4th नंबर का है, चौथा बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व है। पहला कौन सा है, इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य, छत्तीसगढ़ के ये सारे 2009 में इसको बनाया गया था। उदंती सीता नदी बाघ अभ्यारण्य, ये दूसरे नंबर का है। तीसरा है अचान कमार बाघ अभ्यारण्य, तीसरा, और चौथा, ये सब छत्तीसगढ़ के हैं। ठीक है, गुरु घासीदास तंबोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, तो थोड़ा नाम अलग है लेकिन याद रखिएगा। और यहाँ पर देश का देखिए 56वां है और छत्तीसगढ़ का चौथा है। ये कुछ डाटा आपको याद क्या रखना है आपको, ऐसे ही याद हो जाएंगे। उसके बाद देखिए अगर क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम बात करें तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश का पहले नंबर पे है, और मानस बाघ अभ्यारण्य असम के पश्चात ये देश का तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। तो ये किसी क्षेत्र के अनुसार, एरिया के अनुसार है। ठीक है, तो इस तरह से कई क्राइटेरिया आपको याद रखने होंगे। 56वां है देश के अनुसार जो टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, छत्तीसगढ़ का चौथा है, और अगर तीसरे मतलब देश की जो एरिया के हिसाब से अगर हम बात करें तो एरिया क्षेत्रफल के अनुसार तो यहाँ पर ये तीसरा है। पहला है नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश का, मानस बाघ अभ्यारण्य असम का है, और तीसरा ये छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, गुरु घासीदास। फिर है नेक्स्ट, आप देखो भारत, अभी इसको भारत को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया है। 2024 में भारत द्वारा एक पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम के रूप में ट्रैकोमा का उन्मूलन कर दिया गया है, और ये घोषणा WHO के द्वारा की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, और आपके जो है यहाँ से सवाल बनते हैं जो आपके साइंस वाले मतलब आपके जो क्वेश्चन है ना तकनीकी वाले जो बनते हैं वो यहाँ से बन सकते हैं। और इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाला दक्षिण पूर्वी एशिया, साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्र का तीसरा देश बन गया है, और अभी तक ग्लोबल लेवल पर 21 देश ये उपलब्धि प्राप्त कर चुके हैं। ट्रैकोमा क्या है, एक आई डिसीज़ है, नेत्र रोग है, और ये है क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस नाम का एक इंट्रासेलुलर जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है। तो ट्रैकोमा क्या है, आई की जो है डिसीज़ है। ठीक है, तो इस तरह से ट्रैकोमा को यहाँ पर मतलब ट्रैकोमा का उन्मूलन कर दिया है, ट्रैकोमा मुक्त भारत को घोषित किया है। ठीक है, WHO के द्वारा। अगला जो है ना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 की रिपोर्ट है। कहाँ पे हुई थी, ब्राज़ील में पहली बार हुई थी, और नवंबर 2024 को रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में 19वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, और लेकिन ब्राज़ील में पहली बार हुआ है। ठीक है, और इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा द्वारा की गई थी। ठीक है सॉरी, तो ये राष्ट्रपति हैं लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा। ठीक है, थोड़ा सा नाम याद रखिएगा, वैसे नाम नहीं पूछेगा, बस आपको ये पूछ सकता है, स्थान पूछ सकता है। और उसके अलावा ये स्लोगन क्या था, बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड ए सस्टेनेबल प्लेनेट, एक न्याय संगत विश्व और एक टिकाऊ ग्रह का निर्माण। ठीक है, तो एक न्याय संगत विश्व और एक टिकाऊ ग्रह का निर्माण, बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड ए सस्टेनेबल प्लेनेट, ये इसका थीम था, स्लोगन था। इस सम्मेलन में G20 के 19 सदस्य देशों और 2 सदस्य मतलब क्षेत्रीय गुटों, रीजनल ब्लॉक्स और मतलब अफ्रीकी संघ एवं यूरोपीय संघ ने भाग लिया। ठीक है, तो दो क्षेत्रीय गुट जिसमें अफ्रीकन यूनियन और यूरोपीय यूनियन ने यहाँ पर भाग लिया था। 19 सदस्य देश और 2 सदस्य क्षेत्रीय गुट है ना। सम्मेलन के अंत में G20 रियो डी जेनेरो घोषणा पत्र को यहाँ पर अपनाया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो यहाँ पर इसका उद्देश्य है प्रमुख वैश्विक चुनौतियों और संकटों का समाधान करना तथा मजबूत, टिकाऊ और समावेशी विकास को बढ़ावा देना है ना। तो यही इसकी थीम भी थी,
टिकाऊ ग्रह का निर्माण। ठीक है, तो इसी से संबंधित यहाँ पर घोषणा की गई थी। तो ये हो गया 2024 का G20 शिखर सम्मेलन, जो कि खास चीज़ें मैंने आपको बता दी, याद हो गई होंगी आपको। अब देखिए यहाँ पर G20 शिखर सम्मेलन 2025 की कुछ खास बातें। तो 1 दिसंबर 2024 को दक्षिण अफ्रीका ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है और भारत और ब्राज़ील के बाद लगातार तीसरा अवसर है जब कोई ब्रिक्स देश G20 का अध्यक्ष बना है। ठीक है, तो इस तरह से 2025 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में प्रस्तावित है। तो पूछा जा सकता है, अब आपको 2024 का भी पढ़ना है, 2025 के भी करंट अफेयर्स को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये पहला अवसर होगा जब अफ्रीका महाद्वीप का कोई देश G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा, है ना। और इसकी जो यहाँ पर थीम है, दक्षिण अफ्रीका द्वारा G20 की अध्यक्षता। देखिए यहाँ पर इसकी जो थीम है ना, इसका थीम क्या दिया है, एकजुटता, समानता और सतत विकास को बढ़ावा देना, फोस्टरिंग सॉलिडेरिटी, इक्वेलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, 2025 की है और यहाँ पर दोनों को मैंने दे दिया है। ठीक है, और सारी PDF आपको दी जा रही है। कल भी मैंने कई एक दी थी, इसलिए वीडियो नहीं दे पाई थी क्योंकि PDF आपको देनी थी, तो काफ़ी दे दी हैं, काफ़ी लोगों ने देख भी लिया है, आप लोग भी देख लीजिए। ठीक है, पूरी तरह से यहाँ पे आपकी हेल्प की जाएगी। आप लोग जो है कंटिन्यूटी अपनी बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा। और आपसे एक सजेशन चाहूँगी कि क्या बाकी यूनिट्स की भी आप लोग ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं, क्योंकि प्रश्नोत्तर तो ठीक है अपनी जगह है, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट पढ़िए, कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रख के पढ़िए, क्योंकि क्या होता है, क्वेश्चन जरूरी तो नहीं है कि वही आ जाए या PYQs में जो पूछे गए थे वही आ जाए, ऐसा नहीं होता है। कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ेंगे तो हो सकता है उस कॉन्सेप्ट में से कोई भी क्वेश्चन ना बचे, है ना, वो सारे क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएं। ठीक है, तो आप अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो ये मैंने क्विक रिवीजन के तौर पे ये आज की वीडियो बनाई है, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि ऐसे याद नहीं रहते हैं लेकिन आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा, उस तौर पे यहाँ पे बनाई है। तो अपने सजेशन आप ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अब देखिए जो अगला कॉन्सेप्ट है, ये COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2024 का है। अब देखिए ये भी 2024 के मध्य बाकू में अजरबैजान में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। तो ये कहाँ पे हुआ था, बाकू अजरबैजान, ये इसका स्थान था। और आधिकारिक रूप से यह UNFCCC, ये क्या है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे मैंने कई बार आपको बताया है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और इस पक्षकारों के सम्मेलन का ये 29वां सत्र था। ठीक है, तो ये COP29 कन्वेंशन ऑन पार्टीज। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर मुख्तार बाबाये को COP29 की अध्यक्षता सौंपी गई थी, इन्होंने अध्यक्षता की थी। और यहाँ पर COP29 में अजरबैजान की अध्यक्षता में बाकू वित्त लक्ष्य, मतलब बाकू फाइनेंस गोल की घोषणा की गई। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर देखिए COP29 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में जलवायु वित्त पर, ठीक है, फाइनेंस की बात हो रही है, मुख्य ध्यान केंद्रित करते हुए एक महत्वपूर्ण समझौता किया गया। इसके तहत जो विकासशील देश हैं, इनको वित्त पोषण प्रदान करने के पिछले लक्ष्य, मतलब 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष को वर्ष 2035 तक 3 गुना बढ़ाकर, मतलब पहले 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, अभी 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष कर दिया जाएगा। तो 3 गुना बढ़ाया गया है। कब तक, समय सीमा क्या है, 2035 तक। तो इस तरह से क्या होगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता हो जाएगा। और मैंने बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश की है, लेकिन चीज़ें सारी कवर हो जाए और बिल्कुल सिंपल वे में, है ना। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करिएगा। और देखिए ये तो COP29 की बात हो गई। COP30, ठीक है, 30, इसका आयोजन नवंबर 2025 में ब्राज़ील में प्रस्तावित है ना। तो ये कहाँ हुआ था, बाकू अजरबैजान, है ना। और ये जो अगला है ये ब्राज़ील में प्रस्तावित है, 2025 में होगा। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसी के साथ बाकी चीज़ें भी मैं आपको कवर कराऊंगी। PM विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी गई है। अब ये क्यों है, ये देखिए, ये भी केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा में कोई रुकावट ना आए, उनकी कोई शिक्षा में कोई बॉदरेशन ना हो, कोई बाधा ना हो, इसके लिए इसको शुरू किया गया है। तो मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना है PM विद्यालक्ष्मी। और ये जो है NEP 2020 के तहत प्रमुख पहल है। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसको भी आपको पढ़ना है 2020, है ना।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसको भी मैं पूरा आपको कवर करा दूंगी, एक वीडियो इसकी भी हम लेंगे, है ना। 2020 के तहत एक प्रमुख पहल है और इस योजना का उद्देश्य जो भी मेधावी विद्यार्थी हैं इनको फाइनेंस की सहायता प्रदान करना है, ताकि आर्थिक बाधाओं के कारण भारत का कोई भी युवा गुणवत्तापूर्ण मतलब हायर एजुकेशन प्राप्त करने में उसको कोई भी दिक्कत ना आए, है ना। इस योजना के तहत किसी गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश प्राप्त करने पर छात्रों को बिना जमानत मतलब अगर उनको कोई एजुकेशन लोन चाहिए तो गारंटी मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा बिना जमानत, है ना। अब देखिए शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार की अन्य प्रमुख पहलें कौन कौन सी हैं ये भी पता होना चाहिए। पीएम श्री क्या है? पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इस तरह से काफ़ी सारी हम लोग जो योजनाएं हैं केंद्रीय योजनाएं इनको भी पढ़ेंगे। तो ये क्या है? ये सारी शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। तो पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री 2022 को स्वीकृत हुई थी और संपूर्ण भारत में ये यहाँ पर देखिए 14500 है ना, इन 14,500 से अधिक स्कूलों को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। अवधि क्या है? 5 वर्ष 2022 से 27 तक, तो अभी चल रही है पीएम श्री। फुल फॉर्म जरूर पता होनी चाहिए। समग्र शिक्षा योजना, स्कूल शिक्षा हेतु एकीकृत योजना, हॉलिस्टिक, 2018 में लॉन्च हुई थी और उसके बाद संशोधित समग्र शिक्षा योजना का कारण 5 वर्षों मतलब 2021-22 से 2025-26 तक इसको चलाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। उल्लास, ये देखिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम मतलब न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के नाम से भी लोकप्रिय है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यहाँ पर देखिए इसकी अवधि क्या है? 2022 से 2027 तक। विशेष रूप से औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के वयस्कों को सशक्त बनाने का लक्ष्य है। तो ये याद रहेगा उल्लास, है ना। यहाँ पर क्या है? जो एडल्ट हैं उनकी एजुकेशन पे बात की गई है, मतलब जो कि फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले पाए हैं स्कूल जाने की, अब उनकी उम्र निकल चुकी है, 15 वर्ष से या उससे अधिक आयु के एडल्ट हैं, उनके लिए यहाँ पर उल्लास कार्यक्रम चलाया गया है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगली जो है और इम्पॉर्टेंट है निपुण भारत। पूरा नाम क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, मतलब यहाँ पर संख्यात्मक ज्ञान के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये 2021 को लॉन्च हुई थी और देश के प्रत्येक बच्चे को कक्षा 3 के अंत तक बुनियादी साक्षरता और गणना में सक्षम करने पर केंद्रित है। तो इस तरह से ये बुनियादी साक्षरता अंडरस्टैंडिंग एंड मतलब यहाँ पर देखिए ये जो है अंडरस्टैंडिंग और न्यूमरेसी बुनियादी साक्षरता और गणना में इनको स्किल देने पर केंद्रित है और 2026-27 तक इसका लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म ज़रूर पूछ लिया जाता है। नेशनल इनिशिएटिव है ना, निपुण, यहाँ पर NIPUN, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, रीडिंग यहाँ पर साइलेंट है, ठीक है। तो इस तरह से अगली जो योजना है वो आपकी निष्ठा। निष्ठा क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, ठीक है। तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स टीचर्स मतलब हेड्स के लिए भी टीचर्स के लिए भी है, होलिस्टिक एडवांसमेंट संपूर्णता को लेकर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 2019 को लॉन्च हुई थी और 42 लाख जो एलिमेंट्री टीचर्स हैं और स्कूल के हेड्स हैं इनके पेशेवर विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, ठीक है। तो निष्ठा ऑनलाइन 2020 से शुरू हुआ था, लॉन्च किया गया। ये भी बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता पर केंद्रित निष्ठा 3.0 सितंबर 2021 को प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो ये आपके एलिमेंट्री टीचर्स जो हैं बेसिक शिक्षा वाले उनको यहाँ पर निष्ठा प्रोग्राम यहाँ पर चलाया जाता है स्कूल हेड्स और एलिमेंट्री टीचर्स के लिए। तो ये हो गई कुछ केंद्र प्रायोजित योजनाएं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। एक बार भी पढ़ लेंगे तो अगर आ जाते हैं परीक्षा में तो ये आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में ध्यान रहेगा कि हमने यहाँ पढ़ा था, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। इसी तरह के कॉन्सेप्ट बाकी यूनिट्स के भी चाहते हैं तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। अपने सजेशन दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है।